मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास में आर्थिक मंदी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि और उसके कारणों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक मंदी का यूरोप पर प्रभाव, कि आर्थिक मंदी का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या घटनाएं उसमें घटी। तो हम देखते हैं कि अमेरिका में वॉल स्ट्रीट की घटना के पश्चात बैंकों के लिए पैसा अदा करना मुश्किल हो गया था। 1930-31 में अमेरिका में 5000 बैंक दिवालिया हो गए, जिन्हें बंद कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 13.5 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो गए। अमेरिका ने सभी देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इस कारण से यूरोपीय देशों का आर्थिक स्रोत सूख गया और उनके पुनर्निर्माण का कार्य ठप हो गया। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, परंतु इस मंदी का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। 11 मई 1931 को ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट ऑन स्टाल्ट बैंक दिवालिया हो गया। इससे मध्य यूरोपीय देशों की साख गिरी व ऋण अदा करने की संभावना समाप्त हो गई। ऑस्ट्रिया की सरकार ने एक आदेश जारी कर घोषणा की कि सरकार अपने विदेशी उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1931 में ही जर्मनी में राइक बैंक से विदेशी पूंजीपतियों ने 3 सप्ताह में 5 करोड़ मूल्य का सोना निकाल लिया। जर्मनी में डार्मस्टाडर यूएन नेशनल बैंक दिवालिया घोषित हो गया। जर्मनी के सभी बैंक बंद कर दिए गए। 1931 में जर्मनी में 3.5 मिलियन बेरोजगार हो गए। यह संख्या 1933 तक 6 मिलियन हो गई। इस आर्थिक संकट का प्रभाव इंग्लैंड पर भी पड़ा। जुलाई 1931 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति भी नाजुक हुई। अगस्त में इंग्लैंड ने अमेरिका और फ्रांस से 5 करोड़ पाउंड का ऋण लेकर अपनी साख बचाने की कोशिश की। इसके पश्चात भी इंग्लैंड की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस्तीफा दिया और एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। फिर भी एक ही दिन 18 सितंबर 1931 को 180 लाख पाउंड बैंक से निकाल लिया गया। इस आर्थिक संकट का फ्रांस, इटली आदि देशों पर भी प्रभाव पड़ा। इस संकट के कारण 30 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूरोप के सभी बड़े बड़े राष्ट्रों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी आर्थिक मंदी के कारण। अब हम देखते हैं आर्थिक मंदी से बचने के उपाय क्या किए गए थे आर्थिक मंदी से बचने के लिए। फ्रांसीसी विदेश मंत्री एरिस्ट डाविया ने इस मंदी से उबरने का प्रयास किया। 1930 में ब्रिया ने एक यूरोपीय संघ बनाने का सुझाव दिया। इसी के सुझाव पर राष्ट्रसंघ ने एक समिति का गठन किया, जिसकी पहली मीटिंग जून 1931 में हुई। इस समिति ने आर्थिक बाधाओं को दूर करने का सुझाव दिया। आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सफलता इसे नहीं मिल पाई। ऑस्ट्रिया ने भी इस समस्या का समाधान करने के लिए एक क्षेत्रीय संघ बनाने का सुझाव दिया। इसका फ्रांस, इटली आदि ने विरोध किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने एक संयुक्त चुंगी संघ स्थापित किया। इसका भी फ्रांस ने विरोध किया, क्योंकि यह वर्साय की संधि के विरुद्ध था। जून 1932 में लुसाने में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 2 विषयों पर विचार किया गया। नंबर 1 क्षतिपूर्ति और दूसरा युद्ध ऋण का। जिन राष्ट्रों ने सुझाव दिया कि मित्र राष्ट्रों ने सुझाव दिया कि यदि जर्मनी 3 अरब मार्क राशि को एक मुश्त क्षतिपूर्ति के रूप में दे दे तो शेष राशि माफ़ की जा सकती है। युद्ध ऋण से संबंधित मुद्दे पर मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका से कहा
कि जिस अनुपात में क्षतिपूर्ति की राशि कम की गई उसी अनुपात में युद्ध ऋण भी कम किया जाना चाहिए, परंतु अमेरिका ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लुसाने सम्मेलन के निर्णय अनुसार आर्थिक समस्या के समाधान हेतु जून 1933 में लंदन में विश्व आर्थिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें अमेरिका सहित 64 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भी आर्थिक बाधाओं को दूर करने पर बल दिया गया, परंतु सभी देशों में आपसी मतभेद के कारण यह सम्मेलन भी असफल रहा। 1933 में अमेरिका के द्वारा आर्थिक सुधार किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी की तीव्रता में कमी आई। इस प्रकार 1933 में आर्थिक मंदी का प्रभाव कम हो गया। अब हम देखेंगे आर्थिक मंदी के परिणाम कि आर्थिक मंदी के क्या परिणाम निकले। आर्थिक मंदी से पहला परिणाम निकला आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास। यूरोपीय देशों ने आर्थिक संरक्षणता की नीति को जारी रखा, जिसके अनुसार बाहरी आयात कर लागू किए गए, आयात को सीमित किया गया, व स्वदेशी पर बल दिया। इंग्लैंड, जिसकी अब तक उदार नीति थी, उसने भी आर्थिक संरक्षण की नीति का अनुसरण किया। तो हम देख रहे हैं कि आर्थिक मंदी के कारण सभी राष्ट्रों ने आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति का अनुसरण किया। दूसरा, राष्ट्रसंघ को आघात पहुंचा। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता प्रदान करना था। आर्थिक मंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द को ठेस पहुंची और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्यता बढ़ी। जो राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य था, उसे वह पूरा करने में असमर्थ होने लगा। तीसरा परिणाम निकला लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को आघात। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों में प्रजातांत्रिक शासन स्थापित हुए थे, परंतु आर्थिक संकट के कारण प्रजातांत्रिक शासन को ही माना गया। इस कारण से अधिनायकवाद के उदय के लिए वातावरण तैयार हुआ और अधिनायकवाद के उदय हुआ, जिसका परिणाम जर्मनी और इटली हुए थे। चौथा, हम देखते हैं अधिनायकवाद का उदय। आर्थिक संकट ने अधिनायकवाद के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन जैसे देशों में तानाशाही परंपरा का उदय हुआ। यूगोस्लाविया, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया आदि देशों में भी इस परंपरा की शुरुआत हुई और इसी परंपरा के कारण इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, जो कि विश्व के लिए एक दूसरे विश्व युद्ध के रूप में परिणति का कारण बना। पांचवा परिणाम जो निकला, राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। अमेरिका सहित लगभग सभी देशों में उदार व खुली आर्थिक नीति में विश्वास था। इन देशों में व्यापार व उद्योग में हस्तक्षेप कम था। आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ी व वस्तुओं की कीमत में कमी आई। सभी देशों की सरकारों ने जनता को राहत देने के लिए अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण में वृद्धि की। अमेरिका सहित सभी देशों ने अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक नियंत्रित करने के प्रयास किए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था, जो पहले खुली अर्थव्यवस्था थी, वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था में बदल गई। छठा परिणाम जो निकला वो था हथियारों के निर्माण में वृद्धि। आर्थिक मंदी के कारण यूरोपीय देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ी। इस असुरक्षा से उभरने के लिए व बेरोजगारी का सामना करने के लिए सभी देशों ने हथियार निर्माण पर अधिक जोर दिया और सभी यूरोपीय देश हथियारों का निर्माण कर इन्हें विदेशों में बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे, जिससे पूरे विश्व में हथियारों की होड़ हो गई और यह होड़ पूरे विश्व के लिए घातक सिद्ध हुई। सातवां परिणाम जो निकला वो था साम्यवाद का प्रसार। आर्थिक मंदी के कारण सर्वाधिक प्रभाव किसान, श्रमिक एवं मध्यम वर्ग पर पड़ा। साम्यवादी पार्टी की नीति का उद्देश्य इसी वर्ग के हितों की रक्षा करना था। इस कारण से साम्यवाद के प्रसार को मदद मिली। चीन में आने वाले समय में साम्यवाद की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त
चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, फ्रांस आदि देशों में साम्यवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा। तो हम देख रहे हैं कि आर्थिक मंदी ने भी साम्यवाद को बढ़ावा दिया। ये परिणाम थे जो आर्थिक मंदी के परिणाम हुए थे, जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया था।